A very good evening to all of you. My name is Devashish Pandey and welcome you all to my channel Devashish Law Classes. एक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन। इस चैनल के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि कैसे हम आपकी जुडिशल सर्विस एग्जाम की जर्नी को और आसान बना सकें। और उसी श्रृंखला में आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि जुडिशरी एग्जाम के प्रीलिम्स को अगर पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना हो तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या एग्जैक्ट मास्टर प्लान होना जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जुडिशरी का प्रीलिम्स निकल जाए। आज हम मेंस और इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात हम अलग से वीडियो में करेंगे, बट आज हमारा टारगेट रहेगा जुडिशरी का प्रीलिम्स। बहुत सारे स्टेट्स की आप लोग तैयारी करते हैं, मल्टीपल के आप लोग एग्जाम भी देते हैं, फिर चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान, मध्य, हिमाचल, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब या फिर किसी भी और स्टेट की, वेस्ट बंगाल, गुजरात की, सभी में एक कॉमन चीज है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इफ यू वांट टू क्रैक योर जुडिशरी प्रीलिम्स इन द फर्स्ट, जैसा कि आप सबको पता है प्रीलिम्स का एग्जाम इन सभी स्टेट्स में ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में लॉ के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन लॉ के आपको जनरली सारे प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। किसी प्रीलिम्स में जीके या लोकल लॉ के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कंप्यूटर, इंग्लिश या फिर हिंदी और इंग्लिश के, बट मेजॉरिटी 70 to 80% जो रोल होता है वो आपके लॉ सब्जेक्ट्स का। तो आज हम डील करने वाले हैं कि अगर आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप प्रीलिम्स में किन बातों को ध्यान रखें। एक बात ध्यान से समझिएगा कि किसी भी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए आपके 3 मेन पॉइंट्स होते हैं या 3 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला होता है बेयर एक्ट। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि प्रीलिम्स एक स्क्रूटनी या स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें वो देखते हैं कि आप मेंस के एग्जाम को हम चेक करें या ना चेक करें, और जो कम तैयारी के स्टूडेंट्स को पहले ही वाइप आउट कर दें। मेंस जो होता है वो आपकी मेरिट डिसाइड करता है, ये सारी बातें आपको पता है। तो पहला पिलर होता है बेयर एक्ट, दूसरा होता है केस लॉज, और तीसरा होता है आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये 3 ब्रॉड पिलर्स होते हैं किसी भी प्रीलिम्स के, मतलब इन 3 एवेन्यूज में आपको तैयारी करनी हो। बट अब इन 3 एवेन्यूज की तैयारी कैसे की जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है जो स्टूडेंट्स के पास आता है। देखिए, बेयर एक्ट के केस में तो आप ये बात समझिए कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रीलिम्स वो बेयर एक्ट सेंट्रिक होते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बेयर एक्ट से सीधे सीधे पूछे। कई सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि सर बेयर एक्ट इंटरेस्टिंग कम है क्योंकि उसमें फोटोज नहीं बना होता है, कॉमिक बुक जैसा नहीं होता है, कलर्ड नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जुडिशरी का एग्जाम टारगेट कर रहे हो या लॉ एज अ करियर को भी परस्यू करना चाह रहे हो तो आपको बेयर एक्ट से दोस्ती करनी पड़ेगी सूनर और लेटर। तो अगर आपको बेयर एक्ट्स अच्छे नहीं लगते या आपको उनको पढ़ने में डिफिकल्टी होती है तो आप अपने आप को फोर्स करिए कि आप डेली 1 घंटा 2 घंटा बेयर एक्ट पढ़ेंगे। भले आपको अच्छा ना लगे, भले आपको समझ नहीं आए, फिर भी आप पढ़ेंगे। पहले आपको उनसे फ्रेंडली होना पड़ेगा, तभी आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर। तो सबसे पहली चीज है बेयर एक्ट। अब बेयर एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी, जैसे कि जब हम बेयर एक्ट की बात करते हैं और हम प्रीलिम्स को बोलते हैं स्पेसिफिकली कि प्रीलिम्स कैसे निकाला जाए, एक जो वो ये है कि आजकल जो स्टूडेंट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ाई करना चाहते हैं। माने बेयर एक्ट में भी वो ये देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सिर्फ हम वही पढ़ लें और हमारा प्रीलिम क्वालिफाई। तो ये सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट जो कर रहे हैं, क्योंकि बेयर एक्ट की जब हम बात करते हैं, बेयर एक्ट की हमेशा रीडिंग कवर टू कवर होनी चाहिए। कवर टू कवर का क्या मतलब है? पहला पेज आपने खोला और पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक आपने पूरा बेयर एक्ट पढ़ा और बार बार पढ़ा। तो बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका ही ये है कि जैसे मान लीजिए आपको एक एक्ट पढ़ना है, मान लीजिए बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसको आपको पढ़ना है। तो आपने क्या किया, जैसे आज आपने 10 पेज पढ़े, तो कल अगर आप बेयर एक्ट का 11वां पेज पढ़ने जा रहे हो तो उससे पहले आपको शुरुआत के 10 पेज को रिवाइज करना है, फिर 11वां पेज पढ़ना है। दूसरे दिन आपने 11 से लेकर 20 तक पढ़े, तो जब 21वां पेज पढ़ने जाओ तो शुरुआत के 20 को रिवाइज कर
और डेली रिवाइज करते हुए इसको पढ़ना है, तभी जाके आपका एक कंप्लीट या कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बेयर एक्ट की बनेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेयर एक्ट में आपको कवर टू कवर पूरा बेयर एक्ट पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज जो आती है कि एक तो बेयर एक्ट को कवर टू कवर पढ़ लिया, मैं आपको यहां पे एक ऐसी स्ट्रेटजी बताना चाह रहा हूं जिससे 100% आपका प्रीलिम्स निकल जाए। तो लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। खैर, कवर टू कवर के बाद दूसरी चीज होती है एक बेयर एक्ट में उसका इंडेक्स। हर स्टेट में कम से कम प्रीलिम्स में 10 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि वो ये पूछते हैं कि ये इंफॉर्मेशन किस सेक्शन में दी हुई है या फिर ये सेक्शन नंबर किस बारे में बात करता है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं वो तो आपको याद हो जाते हैं, बट आजकल जो लेस इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इसका तरीका यह है कि आप अपने बेयर एक्ट के इंडेक्स की फोटोकॉपी करवा लीजिए और डेली जब जब आप अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं तो आप उस बेयर एक्ट के इंडेक्स को बार बार पढ़ें। जितनी बार आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो फिट होंगे ही, साथ में बाकी का भी आपको आइडिया रहेगा। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बेयर एक्ट। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम एमसीक्यू के साथ डिस्कस करेंगे, एक ऐसा तरीका जिससे आप सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में सही कर सकते। जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा और उसका बेयर एक्ट पढ़ा, तो बेयर एक्ट पहले आपने कवर टू कवर पढ़ लिया और उसका इंडेक्स याद कर लिया। यहां तक सब अलाइंड है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम किसी देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। उसके बाद जो इश्यू आएगा, बाल आज बहुत ज्यादा खराब हो चुके, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट आएगा वो ये है एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के बेयर एक्ट को पूरी तरीके से पढ़ा है तो उसके बाद आप उसके एमसीक्यू लगाएंगे। इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी बुक उठा लीजिए। आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारी बुक्स आपको देखने को मिल रही हैं। परीक्षा मंथन उठा सकते हो, सिंगल्स उठा सकते हो, एम.ए. राशिद उठा सकते हो, यूनिवर्सल उठा सकते हो, जो भी बुक आपको पसंद आए वो उठा लो। एमसीक्यू के लिए मैंने हमेशा कहा है कि 3-4 किताबों को लगाने से अच्छा है कि एक ही किताब को 3-4 बार लगाया जाए, तो आपकी तैयारी बेहतर होती। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेयर एक्ट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग को करना है और उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट के कम से कम आपको 1000 एमसीक्यू लगाने हैं, कम से कम, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट टू स्टार्ट विद आप उसके 1000 एमसीक्यू लगाइए। अब यहां से गेम पलटेगा, समझिएगा ध्यान से। आपने बेयर एक्ट पढ़ लिया, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आपने 1000 एमसीक्यू लगा लिए। जब आपने 1000 एमसीक्यू लगा लिए उसके बाद आप क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए। इसमें आप ऐसा करेंगे कि आप एक बार जब सारे एमसीक्यू लगा लेंगे उसके बाद अपनी एमसीक्यू की बुक निकालेंगे और सामने बेयर एक्ट को रखेंगे और आप क्या करेंगे कि जितने भी एमसीक्यू आपने सॉल्व किए या जो भी एमसीक्यू पास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन डायरेक्ट बेयर एक्ट पे हैं उसके जो आंसर्स हैं उसको आप बेयर एक्ट में हाईलाइट कर। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, पूछा गया कि इसमें कौन अथॉरिटी एम्पावर्ड है, मान लीजिए उसका आंसर हाईकोर्ट था, किसी सेक्शन को पूछा गया, तो उसमें जो हाईकोर्ट आंसर आया उसको आपने अपने बेयर एक्ट में हाईलाइट कर लिया। इससे क्या होगा कि आपने ये 1000 एमसीक्यू तैयार किए थे, इनको आपने अपने बेयर एक्ट में हाईलाइट कर लिया, तो जब भी आप बेयर एक्ट को वापस से पढ़ेंगे तो आपका दिमाग उस हाईलाइटेड पोर्शन पे जाएगा और जितनी बार आप बेयर एक्ट रिवाइज करेंगे बार आपके एमसीक्यू जो है वो भी रिवाइज हो जाएंगे। समझ में आई बात आपको? तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको करना है, लेकिन इसको पहले नहीं करना है। सबसे पहले बेयर एक्ट पढ़ना है अच्छे से, इंडेक्स याद करना है अच्छे से, उसके बाद जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो एमसीक्यू के जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, क्वेश्चन को हाईलाइट नहीं करना है, सिर्फ आंसर को हाईलाइट करना है, ताकि आप जब उसको रिवाइज करें तब आपको वो चीज याद आ जाए। ठीक बात। अब हम आते हैं केस लॉस पे। तो सर केस लॉस दो तरीके के, एक होते हैं रिसेंट केस लॉस और एक होते हैं लैंडमार्क केस। जब भी आप किसी भी बुक को पढ़ते हो अपनी प्रिपरेशन के दौरान तो आपको लैंडमार्क केस लॉस तो हमेशा मिल जाते हैं, या फिर आपने जो एमसीक्यू सॉल्व किए हैं 1000 एमसीक्यू सॉल्व किए
तो उसमें से कम 50 क्वेश्चंस जो थे वो केस लॉस के थे, जो जनरली लैंडमार्क केस लॉस ही थे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको हर एक सब्जेक्ट के केस लॉस की एक लिस्ट तैयार करनी। अब ये लिस्ट किस किस तरीके से तैयार होगी ये मैं आपको बताता हूं। अगर आपने किसी भी किताब से पढ़ा है, किसी भी कोचिंग से पढ़ा है, किसी के भी नोट से पढ़ा है, तो उसमें जितने भी केस लॉज आए हैं उनकी आप अलग से एक लिस्ट बना लोगे। अब इस केस लॉ में बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं लिखोगे, अगर इंफॉर्मेशन लिखनी भी है तो अधिकतम 2 लाइन की लिखोगे जो इंपॉर्टेंट चीज उसमें हेल्ड हुई। ठीक है, कार्ल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का जजमेंट आप लिख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप सीधा लिख दोगे कि ये जनरल प्रपोजल का है और वेजरिंग अग्रीमेंट के एसेंशियल भी इस केस में समझाए गए थे। 2 चीजें इसमें बताई गई थी, लिखा सामने और काम खत्म। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट की आपको केस लॉस की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने का रिसोर्स क्या निकला, अगर आपने किसी भी नोट्स या कोचिंग से पढ़ा था तो वहां से लैंडमार्क जजमेंट उठा लो, एमसीक्यू में जितने भी केस लॉज आए थे उन सबको इसकी केस लॉस की लिस्ट में कर लो, और जो रीसेंट केस लॉज है उसकी लिस्ट आपको लाइव लॉ या बार एंड बेंच जो भी आप रेफर करते हो वहां से उठाना पड़ेगा। जितने भी रीसेंट केस लॉज हैं उस सब्जेक्ट के सिर्फ नाम लिखना है और 2 लाइन में उसकी बात लिखनी है, बहुत ज्यादा उसको डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना। तो अब हम कहां पे पहुंच गए, अब हम पहुंच गए बेयर एक्ट की कवर टू कवर रीडिंग। इंडेक्स को याद कर लिया, 1000 एमसीक्यू लगाए, एमसीक्यू के जो भी आंसर्स थे उनको बेयर एक्ट में हाईलाइट कर लिया, साथ में आपने एक लिस्ट बना ली केस लॉस की जो कि लैंडमार्क प्लस रीसेंट थे। यानी कि लैंडमार्क जजमेंट की जो लिस्ट थी वो आपने अपने नोट्स, बुक्स या जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो वहां से बना लिया, और रीसेंट की लिस्ट जो थी वो आपने लाइव लॉ से बना ली। ये हो गया एक चीज। अब इसमें एक चीज और आपको करनी है ताकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए, वो ये है कि ये जो एमसीक्यू आपने 1000 लगाए हैं इसमें से जरूरी नहीं है कि सारे एमसीक्यू बेयर एक्ट बेस्ड हो। बहुत सारी चीजें बेयर एक्ट बेस्ड नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ते हो, लेकिन एक्शनेबल क्लेम के इतने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि भाई रेंट है, अनपेड डावर है, कौन सा एक्शनेबल क्लेम बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। अब ये बात बेयर एक्ट में नहीं लिखी हुई है, तो आपको क्या करना है कि आपने जो भी एमसीक्यू लगाए हैं उसमें से आपको जितने भी एमसीक्यू नहीं आए या ऐसे एमसीक्यू जिसको आपको लगता है कि आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, ऐसे एमसीक्यू के आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब ये शॉर्ट नोट्स में आपको क्वेश्चन लिखना है और उसके सामने आंसर लिखना है। सारे ऑप्शंस नहीं लिखने, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखना है और सामने आंसर लिखना है, और वो लिस्ट तैयार कर लेनी है। अब ये आपने 1000 एमसीक्यू के लिए कर ली। अब मान लीजिए कभी आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो या किसी भी एजुकेटर का वीडियो देखते हो या कोई भी पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करते हो। देखो, मैं बार बार कहता हूं, अगर मैं आपको आज 50 एमसीक्यू कराता हूं और ये 50 के 50 एमसीक्यू आपको नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेक श्योर करिए कि ये 50 एमसीक्यू आगे जीवन में कभी गलत ना हो। और अगर आप ये पैटर्न को एडॉप्ट कर लेते हो तो आप देखोगे 3-4 महीने में, 6 महीने में आपके कोई भी एमसीक्यू गलत होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हर सब्जेक्ट पे मुश्किल से 2 से 3000 एमसीक्यू पॉसिबल है, जो कि सारी किताबों में, हमारे लेक्चर्स में, हर जगह घूम घूम के वही आते हैं। तो आपने क्या कर लिया, इसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए। इसके बाद इन शॉर्ट नोट्स को आप इंप्रोवाइज करोगे। तो भाई शॉर्ट नोट्स बना लिया आपने, यहां पे आपने केस लॉस की लिस्ट बना ली, केस लॉस की लिस्ट बना ली, और उसके बाद आपने क्या किया कि साहब इसको रिवाइज करते रहे और अपग्रेड करते रहे। अपग्रेड कैसे करते रहे कि अगर मैंने कोई पास्ट ईयर पेपर लगाया या फिर मैंने किसी भी एजुकेटर का कोई भी वीडियो देखा और मुझे कोई भी क्वेश्चंस अच्छे लगे जो मुझसे नहीं बने थे, उनको तुरंत मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिया। अब ये जो आपकी तैयारी हुई है ये एक कंप्लीट लेजर बन गया है, जहां पे आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं होगा। आपने बेयर एक्ट पढ़ लिया था अच्छे से, बेयर एक्ट को आपने क्या किया, एमसीक्यू के साथ कनेक्ट कर दिया। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आपके आंसर्स पता है, जब आप बेयर एक्ट रिवाइज करोगे तब तक आपको हर एमसीक्यू रिवाइज होगा। जो एमसीक्यू आपको नहीं आते थे वो एमसीक्यू आपने शॉर्ट नोट्स में बना लिए, आपने केस लॉस की लिस्ट बना ली। तो अब ऐसी परिस्थिति, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम अगर देने जाएंगे, प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं, तो आपका प्रीलिम्स 100% क्वालिफाई होगा। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें।
देखिए, मैं आपको एक पूरी स्ट्रैटेजी बता सकता हूं, आप लोग भी लॉ ग्रेजुएट हो, आप इस बात को समझ पाओगे कि ये चीज कितनी अच्छी वर्क करने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं, इसी तरीके से आ रहे हैं। तो इस चीज को करिए। इसके साथ में अगर आप 1000 एमसीक्यू लगाते हो, साथ में आप पीवाईक्यू भी लगा सकते हो जिस स्टेट को आप टारगेट कर रहे हो। पीवाईक्यू भी लगा सकते हो उस स्टेट के जिस स्टेट को आप टारगेट कर रहे हो। अगर ये सारी चीजें आप करते हो और उसके बाद आप किसी भी स्टेट के एग्जाम में बैठते हो, तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली और आपका प्रीलिम्स 100%। तो इन चीजों को ध्यान में रखें। दिस सेशन वाज मेड टू टेल यू। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। लिंक टेलीग्राम का भी पिन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस पर भी ज्वाइन हो जाएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। और अगर आपको मेंस और इंटरव्यू गाइडेंस पे भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि मेंस की तैयारी कैसे करी जाती है और इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार की जाती है, ताकि आपका एक अटेम्प्ट में एग्जाम निकले। एक बात और लास्ट में बोलना चाहूंगा कि जुडिशरी एग्जाम निकालने के लिए अक्सर सवाल होता है कि सर कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकले। तो स्ट्रैटेजी तो ये रखनी है, इसके साथ 3 क्वालिटीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी जुडिशरी के एग्जाम को निकालने के लिए अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या 3 क्वालिटीज हैं तो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए अगर उसको जुडिशरी का एग्जाम निकालना है, तो पहला है हार्डवर्क। हार्डवर्क के बिना जुडिशरी का एग्जाम नहीं निकलता। दूसरा है कंसिस्टेंसी। देखो, सिर्फ स्मार्ट वर्क से कुछ नहीं होगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर जुडिशरी का एग्जाम निकाल। अब हार्डवर्क अकेला काम नहीं करेगा, इट हैज टू बी कंसिस्टेंट हार्डवर्क। क्योंकि आपने 4 दिन हार्डवर्क किया, फिर आपने 10 दिन छुट्टी कर ली, फिर 3 दिन छुट्टी कर दी, फिर 4 दिन हार्डवर्क किया, तो वो ऐसा हार्डवर्क का कोई मतलब नहीं है। हार्डवर्क विद कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी इज द मिक्स ब्लेंड जिससे कि आप एक जुडिशियल ऑफिसर बनते हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जितनी भी चीजें यहां बताई जा रही हैं उनमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई। और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो जरूर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और आपका जुडिशरी का एग्जाम निकलेगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी सारी डिटेल्स आपको दे दी गई हैं और नए वीडियोस के साथ जल्द आपसे मुलाकात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।